इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो स्मरणीय, जो ना कभी भूलने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो पहला नंबर है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुआ था। कब? 1954 में। इसे प्रथम सम्मानित करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन को प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जो इसे सम्मानित किया गया, एस राधाकृष्णन को। और प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी को सम्मानित करने वाले प्रथम भारतीय महिला बने। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली महिला तो इंदिरा गांधी। पुरुष में तो राधा कृष्णन। विदेशी व्यक्ति कहेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया था, प्रथम विदेशी व्यक्ति। मरणोपरांत सबसे पहले किन्हें दिया गया था? तो प्रथम भारतीय रत्न मरणोपरांत दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। फिर है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब शुरुआत की गई थी? तो 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत किया गया था, 1958 में। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने थे? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने तो कौन? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर जो पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दूसरी भारतीय महिला कौन बने? तो दूसरी भारतीय महिला किरण बेदी बने। पहले व्यक्ति बीडी सावरकर, विनोबा भावे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले कौन बने? तो ये विनोबा भावे। दूसरी महिला कौन बने? तो किरण बेदी दूसरी पहली भारतीय महिला जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, किरण बेदी को। और पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे को दिया। व्यक्ति में विनोबा भावे हो जाएंगे और महिला में किरण बेदी हो जाएंगे। और इसका पुरस्कार है जो रमन मैग्सेसे जयप्रकाश नारायण को कब दिया गया था? तो 1965 में। 1965 में जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरुआत हुआ? तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत हुआ था 1965 में। प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरुप थे जिन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरुप। और महिला में कहेगा तो आशा पूर्णा देवी को महिला में दिया गया था। आशा पूर्णा। हिंदी भाषा में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में किसे दिया गया था? तो हिंदी भाषा में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था हिंदी भाषा में। और उर्दू भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में दिया गया था फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। फिराक गोरखपुरी को 1969 में उर्दू भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिराक गोरखपुरी को दिया गया था उर्दू भाषा के लिए। और संस्कृत भाषा के लिए सबसे पहले किसे दिया गया? तो सत्यव्रत सिंह को। संस्कृत भाषा के लिए सत्यव्रत को दिया गया। संस्कृत भाषा के लिए 2006 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, सत्यव्रत को दिया गया था। उर्दू के लिए फिराक गोरखपुरी को और हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा पंडित, व्यक्ति में जी शंकर कुरुप और महिला में आशा पूर्णा देवी को। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, चलो नेक्स्ट यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार तो हो ही गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1973 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया 5 जून 1973 को। भारतीय वन सर्वेक्षण अधिनियम को पारित किया गया था तो वन संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहली बार 1973 में। अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1972। भारतीय वन्य जीव लग गया तो 1972। अब वन संरक्षण कहेगा, वन्यजीव संरक्षण 1972, वन संरक्षण 1980 में होगा। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1986 में, पर्यावरण अधिनियम 1986 में। अब वन संरक्षण 1980 में। अब वन्यजीव संरक्षण तो 1972 में। वन्यजीव कहेगा तो 1972 में, वन संरक्षण कहेगा तो 1980 में, पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986 में। नई वन नीति कब लागू हुआ था? तो 1988 में हुआ था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में
एनजीटी स्थापना 2010 में। आरटीआई कहेगा तो 2005 में हो जाएगा। आरटीआई 2005 में, एनजीटी 2010 में, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में, नई वन नीति 1988 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और वन संरक्षण अधिनियम आएगा 1980 में। पहली बार पर्यावरण 5 जून 1973 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या, तो इसमें दिया गया है, पहला कह रहा है कि ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया था, तो मॉन्ट्रियल के लिए 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में। और मंटू क्यूट है, कीटो प्रोटोकॉल कहेगा तो 1997 में, ठीक है। कीटो प्रोटोकॉल 1997 में। रियो सम्मेलन 1992 में। रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, ठीक है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कीटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था कब, तो वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल को आयोजित कब किया गया था, तो 1997 में। कब किया गया था, तो 1997 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु कीटो प्रोटोकॉल का आयोजित कब किया गया था, तो 1997 में किया गया था, 1997 में। कर भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब किया गया था, तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब किया गया था, तो 1973 में। और हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू कब किया गया था, 1992। टाइगर कहेगा तो 1973, एलिफेंट कहेगा तो 1992 में। विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व वन दिवस क्या कहते हैं, 21 मार्च के। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। और पर्यावरण दिवस कहे तो 5 जून को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कहे तो 16 सितंबर को। भारत का पहला राज्य पूर्ण जैविक बना, पूर्ण राज्य। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना तो कौन, सिक्किम बना। कब बना सिक्किम जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य बना, 2016 में। कब बना है, 2016 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था, तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कहेगा तो 1985 में। गंगा प्राधिकरण 1985, प्राधिकरण गंगा प्राधिकरण 1985 में। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में। टाइलर पुरस्कार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है, पर्यावरण सुरक्षा से। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा से। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा से। अब कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस का योगदान है जो वायुमंडल में कितना रहता है। ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा रहता है क्या, तो जल वाष्प रहता है। ग्रीन हाउस में सबसे अधिक जल वाष्प कितना परसेंट, 60% रहता है। उसके बाद दूसरा नंबर पर 26% आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प 60% रहे। मिथेन रहता है 4 से 9%। मिथेन 4 से 9% मिथेन रहता है। ओजोन रहता है कितना परसेंट, तो ओजोन रहता है 3 से 7%। ओजोन 3 से 7%, मिथेन 4 से 9%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, नाइट्रस ऑक्साइड कहेगा तो 1.5%। नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है 0 से लेकर 0.4% रहता है CFC। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश कहेगा तो कौन हो जाएगा, भूटान। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश भूटान हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1974 में लाया गया था। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, प्रदूषण के लिए नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। ये भी स्मरणीय पॉइंट है, जो ना भूलने वाला पॉइंट। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकल पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे, पारिस्थितिकी शब्द। लेकिन कहेगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द कौन हो जाएगा, एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द कहेगा तो एजी टांसले, लेकिन पारिस्थितिकी कहेगा था अर्नेस्ट हैकल पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी शब्द कहेगा तो अर्नेस्ट हैकल। अब पारिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तो एजी टांसले। हॉट स्पॉट शब्द सर्वप्रथम का प्रयोग कौन किया था, नॉर्मन मेयर ने हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। हॉट स्पॉट का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग नॉर्मन मेयर ने
और जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? तो जैव विविधता, हॉट स्पॉट कहेगा तो नॉर्मल माइल, लेकिन जैव विविधता कहेगा था वाल्टर जी रोसेन, वाल्टर जी रोजेन, रोजेन के द्वारा जैव विविधता शब्द दिया गया था वाल्टर रोजेन के द्वारा। हॉट स्पॉट कहेगा तो नॉर्मन मेयर के द्वारा। ग्रीन हाउस गैस संकल्पना किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने दिया था? जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दिया था। जोसेफ फोरियर, जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना कौन दिया था? जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर। पारिस्थितिकी पिरामिड का संकल्पना किसने दिया था? तो चार्ल्स एल्टन ने। ग्रीन हाउस के कहेगा तो जोसेफ फोरियर। पारिस्थितिकी पिरामिड का संकल्पना कहेगा तो चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स एल्टन। पारिस्थितिकी पिरामिड का संकल्पना कहेगा चार्ल्स एल्टन। ग्रीन हाउस का संकल्पना कहेगा जोसेफ फोरियर। पारिस्थितिकी संयोजनों के जनक माने जाते हैं रामदेव मिश्र को। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं कौन? रामदेव मिश्र को। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं किसे? रामदेव मिश्र को। बर्डमैन किसे कहा जाता है? सलीम अली को। बर्डमैन, सलीम अली को कहते हैं बर्डमैन। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं राजेंद्र सिंह को। और ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा, विष्णु लांबा कहते हैं ट्री मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा, जो प्रणब मुखर्जी से संबंधित किए थे। ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अस्मरणीय, जो ना भूलने वाला पॉइंट करा कि पौधे में वृद्धि की नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या होता है? तो पौधा में वृद्धि करने वाला नियंत्रित हार्मोन, जो वृद्धि को नियंत्रित करता है पौधा में, कौन सा हार्मोन? तो ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन होता है जो पौधे को वृद्धि को नियंत्रित करती है, ऑक्सिन हार्मोन। और बौने पौधे को लंबा करने में सहायक कौन होता है? जिबरेलिन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बौने पौधे को लंबा करती है जिबरेलिन से। और पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन। पौधे को वृद्धि को नियंत्रित करती है कौन सा? ऑक्सिन करती है। वृद्धि को नियंत्रित करती है ऑक्सिन, लेकिन बौने पौधे को लंबा करता है जिब्रेलिन्स। करें नेक्स्ट, पौधे में कोश का विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन क्या है? तो पौधे में कोश का विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन है जो पौधे में कोश का विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, जो कोश का विभाजन एवं विकास में मदद करती है साइटोकाइनिन। पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन एफसीसी कम। पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन कहेगा तो एफसीसी कम। वृद्धि रोधक कहेगा तो एफसीसी, लेकिन कहेगा वृद्धि को नियंत्रित तो ऑक्सिन, वृद्धि को नियंत्रित कहेगा तो ऑक्सिन, लेकिन वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं तो पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन हो जाएगा एफसीसिक एसिड। एफसीसी एसिड। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो गैसीय अवस्था में एकमात्र हार्मोन पाया जाता है एथिलीन पाया जाता है। कौन सा गैस है जो एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एथिलीन। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं? तो फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से जानते हैं फ्लोरीजेंस। किसे? फ्लोरीजेंस को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहते हैं, फ्लोरीजेंस को। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन से संबंधित है और यहाँ पे उसका वैज्ञानिक नाम भी दिया गया, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और जीरोप्थैल्मिया है जो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया। और विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो जीरोप्थैल्मिया होती है। जीरोप्थैल्मिया होती है विटामिन ए की कमी से। और नेक्स्ट है विटामिन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसका बेरी होता है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 बेरी रोग विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। और इसका त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी2 की कमी से। विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना
त्वचा का फटना विटामिन B2 की कमी से, और ये इसका वैज्ञानिक नाम B2 का राइबोफ्लोविन। त्वचा का फटना B2 बेरी रोग होता है B1 से। जीरोप्थाल्मिया होता है विटामिन A की कमी से। फिर है विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। प्लेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? प्लेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। प्लेग्रा होता है किसकी कमी से? विटामिन B3 के कमी से होता है प्लेग्रा रोग। B3 की कमी से प्लेग्रा रोग होता है। फिर है विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक विटामिन B5 के कहते हैं। बाल सफ़ेद होना कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B5। बाल सफ़ेद होना विटामिन B5। फिर कह रहा है कि विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन 6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन। विटामिन 6 का नाम क्या होता है? विटामिन B6 का पायराडॉक्सिन होता है। और एनीमिया रोग होती है जो किसकी कमी से होती है? कौन सी विटामिन? तो विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B6 की कमी से क्या होती है? तो एनीमिया रोग होती है। फिर है विटामिन B7। विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बायोटीन। बायोटीन। बालों का गिरना है जो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से। फिर है पेचिस रोग विटामिन B11 का वैज्ञानिक नाम फॉलिक एसिड। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक एसिड होता है B11 का रासायनिक नाम। और इसका किसकी कमी से होता है? पेचिस रोग होता है विटामिन B11 की कमी से पेचिस रोग। विटामिन B11 से पेचिस रोग किस विटामिन की कमी से? तो B11 की कमी से होती है। फिर है B12 के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन होता है B12 का वैज्ञानिक नाम। इसके और B12 की कमी से पांडु रोग होता है। B12 की कमी से कौन सी रोग होता है? पांडु रोग होता है B12 की कमी से। विटामिन सी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड। मसूड़ा फूलता है तो विटामिन सी की कमी से विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन डी। इसका वैज्ञानिक नाम डी का कैल्सीफिरॉल। जो रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस हो जाती है विटामिन डी की कमी से। फिर है विटामिन D2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑर्गोकैल्सीफेरॉल है जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑर्गोकैल्सीफेरॉल है जो विटामिन D2 का वैज्ञानिक नाम है। जो हड्डियों में दर्द होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन D2 के कमी से। विटामिन D2 के कमी से हड्डियों में दर्द होता है विटामिन D2 ऑर्गोकैल्सीफेरॉल। D2 का वैज्ञानिक नाम ऑर्गोकैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन D3 इसका वैज्ञानिक नाम कॉलिकैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन D3 का वैज्ञानिक नाम कॉलिकैल्सीफेरॉल विटामिन D3 का वैज्ञानिक नाम। बालों का झड़ना विटामिन D3 से। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। जो गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन की क्रियात्मक इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहते हैं। जीन की इकाई को सिस्ट्रॉन कहेंगे, उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहेंगे, पुनः संयोजन की इकाई को रिकॉन कहते हैं। उत्परिवर्तन को म्यूटॉन कहेंगे, जीन के सिस्ट्रॉन कहेंगे, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं, जीन की क्रियात्मक इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं, उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहते हैं, पुनः संयोजन की इकाई को रिकॉन कहते हैं। अब ये भी तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है।
समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। किसमें? कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन। कायिक कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जनन कोशिका में। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और कायिक कोशिका में क्या होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिका कहेगा तो समसूत्री, अर्धसूत्री कहेगा तो जनन कोशिका। असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो अविकसित कोशिकाओं में होता है। असूत्री किसमें होता है? तो असूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में होता है असूत्री विभाजन। तो तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है। समसूत्री कहेगा तो कायिक कोशिका में, अर्धसूत्री कहेगा तो जनन कोशिका में और असूत्री कहेगा तो अविकसित कोशिका में। असूत्री अविकसित कोशिका में होती है। फिर पॉइंट है स्मरणीय पॉइंट है, जो ना भूलने वाला पॉइंट। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्ड्रोलॉजी। स्वप्नों के अध्ययन को ऑन्ड्रोलॉजी कहते हैं और मनुष्यों के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं, स्वप्नों के अध्ययन को ऑन्ड्रोलॉजी कहते हैं। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन करते हैं, जिसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो मानव के विकास एवं परंपराओं का अध्ययन किया जाता है, मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन किया जाता है, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को जीरंटोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था मनुष्य के लिंग निर्धारण निर्भर करता है किस पर? क्रोमोसोम पर। अब यहाँ से भी पौधे के विभिन्न कुल का और उनके नाम दिया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल किससे संबंधित है? सोलेनेसी जो आलू बैगन टमाटर मिर्ची, आलू बैगन टमाटर मिर्ची, सोलेनेसी कुल से कौन कौन संबंधित है? आलू बैगन टमाटर मिर्च, आलू बैगन टमाटर मिर्ची, आलू बैगन टमाटर मिर्ची सोलेनेसी कुल से। क्रूसी आलू बैगन टमाटर मिर्ची सोलेनेसी है। क्रूसीफेरा कहेगा तो मूली सलजम सरसों, क्रूसीफेरा कहेगा तो मूली सलजम सरसों, मूली सलजम सरसों है, जो किस कुल से संबंधित है? क्रूसीफेरा। मूली सलजम सरसों, मूली सलजम सरसों क्रूसीफेरा। आलू बैगन टमाटर मिर्ची ये सोलिनेसी कुल से, आलू बैगन टमाटर मिर्ची सोलिनेसी कुल से। और मूली सलजम कहेगा तो मूली सलजम सरसों कहाँ से? क्रूसीफेरी सोल से, क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है। फिर है तरबूज खीरा लौकी करेला, जितना भी तरबूज हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया, ये सब कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित है। तरबूज खीरा लौकी करेला कुकुरबिटेसी कुल से, कुकुरबिटेसी। मूली सलजम सरसों क्रूसीफेरा से। आलू बैगन टमाटर मिर्ची सोलेनेसी कुल से। और लिलिएसी कुल से लहसुन प्याज, लिलिएसी कुल से संबंधित है लहसुन प्याज। लिलिएसी कुल से क्या संबंधित है? लहसुन प्याज। और चावल गेहूं गन्ना मक्का ज्वार, चावल गेहूं गन्ना मक्का ज्वार है, जो ग्रेमनेसी कुल से। चावल गेहूं गन्ना मक्का ज्वार है, जो ग्रेमेसी कुल से। और रूटेसी कुल से कौन कौन हो जाता है? नींबू संतरा बेल, नींबू हो गया, संतरा हो गया, बेल हो गया, नींबू संतरा बेल, नींबू संतरा बेल, ये सब रूटेसी कुल से आता है। नींबू संतरा बेल, नींबू संतरा बेल रूटेसी कुल से। आप देखो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तनों एवं जड़ों में रूपांतरण। आलू क्या है? तो कंद है, आलू कंद है। हल्दी अदरक क्या है? तो प्रकंद है। आलू में कंद होता है, ठीक है ना, आलू में जड़ में कंद होता है। प्रकंद हल्दी और अदरक में कुछ होता है प्रकंद, हल्दी और अदरक में प्रकंद। और सलकंद कहाँ होता है? तो प्याज में सलकंद। हल्दी अदरक में प्रकंद होता है, आलू में कंद होता है। आलू में क्या होता है? कंद होता है, आलू में कंद होता है, हल्दी अदरक में प्रकंद होता है, प्याज में क्या होता है? सल्कंद होता है। गाजर क्या होता है? तो शंकु आकार के। और मूली होता है तरकु रूपी, मूली तरकु रूपी। गाजर शंकु आकार का। चुकंदर कुंभी रूपी, चुकंदर कुंभी रूप में होता है। चुकंदर किस रूप में होता है? तो कुंभी रूप में चुकंदर होता है। मूली तरकु रूप में, गाजर होता है शंकु आकार के। गाजर शंकु आकार के जड़ होता है और मूली होता है तरकु रूपी जड़ होता है। तरकु रूपी मूली में, कुंभी हुआ है चुकंदर में, कुंभी रूपी जड़ चुकंदर में। अब आगे देखो यहाँ पे कह रहा है पेट्रोलियम की गुणवत्ता, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पेट्रोलियम के गुणवत्ता प्रदर्शन किया जाता है ऑक्टेन नंबर में। किसमें प्रदर्शित किया जाता है? तो ऑक्टेन नंबर में। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 10 कितना? -10 मीटर होता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार होता है। परमाणु के प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻2।
परमाणु की त्रिज्या क्या कहते हैं, जितना नीचे ऊपर खाली माइनस में 10 हो जाए, 10⁻⁻10। नाभ की आकार क्या है, 10⁻15 मीटर। कह रहा है कि कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम को। किसको, ऑक्सीजन और हीलियम के कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण को। कृत्रिम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और हीलियम को मिलाया जाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण कौन किए थे, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। डॉक्टर पी वेणुगोपाल है जो भारत में पहली बार हार्ट का सफल प्रत्यारोपण किया था। कौन, वेणुगोपाल ने। पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी, महिलाओं की नसबंदी की ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। पुरुष के वैसेक्टोमी होता है, महिलाओं के ट्यूबेक्टोमी होता है। महिलाओं की ट्यूबेक्टोमी और पुरुष में नसबंदी वैसेक्टोमी कहते हैं। आहार नाल में स्टार्च का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, मल्टोज होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद मल्टोज होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो माल्टोज होता है। जीव जगत के सबसे बड़ा संघ क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। और छोटा सबसे कौन हो जाता है, तो सबसे दूसरा कहेगा ना तो मोलस्का हो जाता है। दूसरा एनिलिडा होता है दूसरा सबसे बड़ा, तो एनिलिडा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, तो जोसेफ लिस्टर। आधुनिक से एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, तो जोसेफ लिस्टर को बोलते हैं, जोसेफ लिस्टर। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन का परस्पर सहजीवी को कवक और को शैवाल होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी क्या होते हैं, तो कवक और शैवाल होते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। भोजन पचाने में सहायक होते हैं एंजाइम, भोजन में पचाने में सहायक होते हैं एंजाइम, लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होते हैं, पत्ती होता है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन की कमी से। पर्णहरित में उपस्थित धातु मैग्नीशियम होता है। पत्ती का पीला रंग कैरोटीन की कमी से। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थिर यौगिक क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर नेक्स्ट पॉइंट करें, पौधे में नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में। पौधे में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, स्मरणीय पॉइंट। करा मोनोसेक्राइड क्या है, तो मोनोसेक्राइड होते हैं जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या होते हैं, तो मोनोसेक्राइड होते हैं। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड कौन होगा, मल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। डाइसेक्रोज कौन कौन हो जाएगा, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हो जाएगा मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड कौन कौन हो जाएगा, मल्टोज और सुक्रोज और लैक्टोज, ये डाइसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कौन हो जाएगा, पॉलीसेक्राइड स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। स्टार्च एवं ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड होते हैं। पॉलीसेक्राइड कौन कौन होते हैं, स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। स्टार्च एवं ग्लाइकोजन क्या होते हैं, तो पॉलीसेक्राइड होते हैं। पॉलीसेक्राइड होते हैं स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। डाइसेक्राइड मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। इसका ट्रिक है MSL। डाइसेक्राइड में कौन कहा जाता है, तो MSL। पहला नंबर मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। डाइसेक्राइड में MSL मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज डाइसेक्राइड है। स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड होते हैं। और मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। कह रहे सर्वदात्तक डोनर ग्रुप वो होते हैं, लेकिन सर्वग्राही ए बी होते हैं। कह रहे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया था, विलियम हार्वे ने। रक्त समूह कहेगा तो कॉललैंड स्टीनर, लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र कहेगा तो विलियम हार्वे, लेकिन रक्त समूह कहेगा तो कॉललैंड स्टीनर ने। कह रहे विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग और उनके वाहक दिया गया, तो खाद्य पदार्थ जैसे धान में खैरा रोग होता है, किसके कमी से, जिंक की कमी से होता है धान में खैरा रोग, जिंक के कमी से। जिंक के कमी से धान में क्या होता है, खैरा रोग। धान में खैरा रोग होता है किसके कमी से, जिंक के कमी से।
आम में लिटल लीफ होता है किसकी कमी से? जिंक की कमी से। धान के पत्ती में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है, और आम में लिटल लीफ होता है जिंक की कमी से, लिटल लीफ। फिर है मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी से। किसकी कमी से? मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। और नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है जो कॉपर की कमी से होता है। लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर की कमी से। और नींबू में डाइवैक रोग होता है किसकी कमी से? ये भी कॉपर होता है। नींबू में जितना भी होगा ना सब कॉपर की कमी से। मटर में मैग्नीज की कमी से। आम में लिटिल लीफ जिंक की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। जिंक और जस्ता दोनों होते हैं। पौधे के विभिन्न भागों के भोज्य पदार्थ का वाहक क्या होते हैं? तो भोज्य पदार्थ के वाहक कौन होते हैं? तो फ्लोएम होते हैं। लेकिन जल के वाहक कौन होते हैं? जाइलम होते हैं। जाइलम जल के फल होता है फ्लोएम के। लीवर में संचित विटामिन होता है, तो लीवर में कौन सा विटामिन संचित रहता है? विटामिन ए। लीवर में संचित विटामिन ए लीवर में संचित रहता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। लीवर में विटामिन ए, मछली के तेल में तो विटामिन ए। वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है पिट्यूटरी ग्लैंड है जो वृद्धि हार्मोन को क्या करती? तो स्रावित करती है पिट्यूटरी ग्लैंड है जो किसे? वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करती है? तो एड्रिनल ग्लैंड। रक्तदाब का एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि है जो रक्तदाब को क्या करती है? तो नियंत्रित करती है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क ग्लैंड। वृद्धि हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रक्तदाब को नियंत्रित करती है। एड्रिनल ग्लैंड एंटीबॉडी का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट ग्लैंड एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, रक्तदाब, एड्रिनल ग्लैंड जिसे अधिवृक्क ग्लैंड भी कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड। लीवर और मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। फिर देखो यहाँ पे पॉइंट है इम्पोर्टेंट है। करह की स्मरणीय पॉइंट ये भी है। करह जठर रस किस में पाया जाता है? तो जठर रस में एंजाइम रहते हैं। कौन कौन से एंजाइम रहते हैं जठर? पेप्सिन और रेनिन होते हैं जो जठर एंजाइम। पेप्सिन रेनिन क्या है? तो जठर एंजाइम है। और पेप्सिन रेनिन क्या है? तो जठर एंजाइम है। पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है? तो ये जठर रस बदलता है। पेप्सिन कौन बदलता है? किसमें? पेप्टोन्स में बदलता है। पेप्सिन पेप्टोन्स में। रेनिन है जो कैल्शियम परकैसिनेट में बदलती है। रेनिन किस में परिवर्तित होती है? तो कैल्शियम परकैसिनेट में। पेप्सिन पेप्टोन्स में। पेप्सिन किस में चेंज होती है? तो पेप्टोन्स में। और पेप्सिन और रेनिन क्या है? तो ये जठर ग्लैंड से स्रावित होती है एंजाइम। तो एंजाइम में जो जठर ग्लैंड से कौन कौन स्रावित होती है? पेप्सिन और रेनिन। और अग्नाशय से कौन कौन सी एंजाइम स्रावित होती है? तो ट्रिप्सिन और लाइपेज है जो अग्नाशय से निकलती है। ट्रिप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन रेनिन जठर ग्लैंड से, ट्रिप्सिन लाइपेज कौन से? अग्नाशय से निकलती है। ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन किस में बदल चेंज करती है? तो पॉलीपेप्टाइड में। ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन कहेगा पेप्टोन में। रेनिन कहेगा कैल्शियम परकैसिनेट। ट्रिप्सिन कहेगा तो पॉलीपेप्टाइड में। ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज होती है। लाइपेज बसा एवं ग्लिसरॉल में चेंज होती है। लाइपेज किस में चेंज होती है? तो बसा और ग्लिसरॉल में। अग्नाशय से दो हार्मोन निकलता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जठर रस से भी दो निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। फिर है लार से तीन एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज, टाइलिन, माल्टोज। एमाइलेज, टाइलिन, माल्टोज ये सब लार से। एमाइलेज को शर्करा में चेंज करती है। एमाइलेज शर्करा में चेंज होती है। और टाइलिन होता है माल्टोज में। अच्छा, टाइलिन किस में चेंज होता है? माल्टोज में। एमाइलेज हो जाता है शर्करा में, टाइलिन होता है माल्टोज में, और माल्टोज होता है ग्लूकोज में। माल्टोज चेंज होता है ग्लूकोज में, टाइलिन माल्टोज में चेंज होता है, टाइलिन माल्टोज में, माल्टोज ग्लूकोज में, एमाइलेज शर्करा में। तो जठर रस से दो एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। अग्नाशय से ट्रिप्सिन और लाइपेज, अग्नाशय से ट्रिप्सिन और लाइपेज। लार से एमाइलेज और टाइलिन और माल्टोज, ये तीन एंजाइम लार से। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी शक्ति गृह। पित्त स्रावित कहाँ से होता है? तो लीवर से होता है। पित्त का स्रावित होता है। पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय यानी गॉड ब्लडर में होता है। और पित्त स्रावित यकृत में। इंसुलिन का अल्प स्रवण से मधुमेह रोग होता है। अल्प स्रवण से क्या होता है? मधुमेह रोग।
कह रहा इंसुलिन की खोज कौन किया? तो बैटिंग एंड बेस्ट ने किया था। ये मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोई पॉइंटेड पॉइंट ये भी है। वृक्क के बाहरी भाग यानी किडनी के बाहरी भाग कोर्टेक्स कहलाता है, और अंदर वाले यानी भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क है जैसे ये देखो किडनी है, क्या है? किडनी। इसका बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी के बाहर भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, इसका अंदर भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी के अंदर भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, अंदर वाला के मेडुला। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के मिलकर क्या बनते हैं? सुक्रोज बनते हैं। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जीएफ बनाएगा हमेशा क्या? तो सुक्रोज बनाएगा जीएफ। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज शुगर बनाएगा, और ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनाएगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज क्या बनाता है? लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज बनाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज लैक्टोज बनाएगा, लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज बनाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज मिलकर क्या बनाएगा? सुक्रोज बनाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कह रहा पैरेनकाइमा उत्तक। पैरेनकाइमा क्या होता है? तो पैरेनकाइमा को मृदु उत्तक कहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ उत्तक कहते हैं। कोलेनकाइमा के क्या बोलते हैं? तो कोलेनकाइमा के स्थूल कोण उत्तक बोलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा को क्या बोलते हैं? तो दृढ़ उत्तक कहते हैं। पैरेनकाइमा के मृदु उत्तक। कोलेनकाइमा के क्या बोलते हैं? तो स्थूल कोण उत्तक बोलते हैं। तो ये स्थूल कोण पैरेनकाइमा जो पौधे में भोजन को संचित करता है। पौधे में भोजन को संचित कौन करती है? तो पैरेनकाइमा। पौधे में भोजन को संचित करती है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होता है? तो ये जीवित कोशिका होती है पैरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है? तो मृत कोशिका होती है। स्क्लेरेनकाइमा होती है मृत कोशिका, जीवित कोशिका पैरेनकाइमा होते हैं, जिसे मृदुत्तक कहते हैं। और कोलेनकाइमा पौधे में लचीला बनाती है। कोलेनकाइमा पौधे को कठोर बनाती है। कौन? तो स्क्लेरेनकाइमा। इसमें क्या आते हैं? तो मृत कोशिका पाए जाते हैं किसमें? स्क्लेरेनकाइमा में पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा में लचीलापन, पैरेनकाइमा में क्या पाए जाते हैं? तो पौधे को भोजन को संचित करती है, पौधे को कठोर बनाती है। स्क्लेरेनकाइमा लचीलापन देती है। कोलेनकाइमा पैरेनकाइमा क्या देती है? तो संचित भोजन करती है पैरेनकाइमा। प्रकाश संश्लेषण में सबसे तेज होती है किस कलर में? तो लाल रंग में सबसे अधिक क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है लाल रंग में। सबसे लाल रंग में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे अधिक कम होगा ग्रीन कलर में। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल कलर में होगा। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देना वाला प्रोटीन है हिपैरिन। यानी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। किसके कमी के कारण? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता हिपैरिन के कारण। हिपैरिन रहेगा तो अंदर खून नहीं जमा होगा बॉडी में। रक्त का थक्का बनने का अनिवार्य प्रोटीन क्या है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए प्रोटीन क्या है? तो फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो रक्त का थक्का बनाती है फाइब्रिनोजन। ब्लड बैंक को रखा जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द कौन दिया था? डब्ल्यू वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द कौन दिया था? जोहानसन ने जीन शब्द। सर्वप्रथम कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने। जेनेटिक शब्द वाटसन दिया था, जीन शब्द जोहानसन दिए थे, कोशिका शब्द कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक। यहाँ से कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन? बी और सी। और बसन कहेगा तो ADE के। अब जल में बी सी। और कह रहा है कि 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 9.2 कैलोरी। वसा टूटेगा तो कितना में? तो 9.2 कैलोरी में। और ग्लूकोज टूटेगा, 1 ग्राम ग्लूकोज के टूटने यानी ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 4.2। ग्लूकोज से 4.2 और वसा से 9.2 कैलोरी। वसा से 9.2 कैलोरी और ग्लूकोज से 4.2 कैलोरी होता है। कह रहा है अनॉक्सी श्वसन का संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होता है कहाँ पे?
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनॉक्सी श्वसन का संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होता है कोशिका द्रव में। कहाँ पे? कोशिका द्रव में अनॉक्सी श्वसन का संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ऑक्सीय श्वसन का संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनॉक्सी कहेगा तो कोशिका द्रव में, लेकिन ऑक्सी कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अनॉक्सी कहेगा तो कोशिका द्रव में। अनॉक्सी कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में। ऑक्सी श्वसन कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अनॉक्सी कहेगा तो कोशिका द्रव यानी अनॉक्सी कहेगा तो कोशिका द्रव यानी नाम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्मा। अनॉक्सी श्वसन का संपूर्ण प्रक्रिया किसमें होता है? तो कोशिका द्रव में। और ऑक्सी श्वसन का संपूर्ण प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मादा जनन हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो मादा में क्या औरत, मादा मीन्स औरत। औरत में कौन कौन से पाए जाते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। और नर यानी मेल एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पाए जाते हैं, फीमेल में पाए जाते हैं। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल एस्टिबुलेरिया। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है एस्टिबुलेरिया। और सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल माइक्रोसिस्टस सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल माइक्रोसिस्टस। और सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल कहेगा तो एस्टिबुलेरिया। और सबसे बड़ी को एक कोशिकीय शैवाल माइक्रोसिस्टस। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें होता है? तो शैवाल में। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? शैवाल में। याद रखना, शैवाल में पाया जाता है सबसे छोटा गुणसूत्र। नीलहरी शैवाल का नाम क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया कहते हैं नीलहरी शैवाल। बर्फ में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है। नीलहरी शैवाल का नाम से साइनोबैक्टीरिया। बर्फ में उगने वाला शैवाल को क्रायोफाइटिक शैवाल कहते हैं। जो बर्फ में उगते हैं उसे क्रायोफाइटिक शैवाल, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रायोफाइटिक शैवाल कहते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रायोफाइटिक बर्फ में, क्रायोफाइटिक कहाँ पे उगते हैं? तो बर्फ में उगते हैं क्रायोफाइटिक शैवाल। बर्फ पर उगने वाला शैवाल क्रायोफाइटिक। पुष्प का नर जनन भाग क्या होता है? तो नर जनन भाग होता है पुमंग। पुष्प का नर मीन्स कुछ मेल, नर मीन्स मेल होता है। जो नर जनन अंग होता है पुमंग होता है। और फीमेल जनन यानी मादा जनन अंग होता है जयांग। और पुष्प का मादा जनन अंग क्या होता है? जयांग होता है। और नर का जनन अंग क्या होता है? पुमंग होता है। पुमंग और जयांग ये दोनों मेल और फीमेल का क्या होता है? जनन भाग होता है। पौधे का जनन अंग क्या होता है? तो पौधे का जनन अंग पुष्प है। बिना पुष्प के पौधे जनन नहीं कर सकता। चट्टानों पर उगने वाले क्या कहते हैं? तो बर्फ पर उगने वाले को कहते हैं क्रायोफाइटिक शैवाल। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रायोफाइटिक है, लेकिन चट्टान पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स कहते हैं। चट्टान पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट, लेकिन बर्फ पर कहेगा तो क्रायोफाइट्स। चट्टान पर लिथोफाइट, क्रायोफाइट्स, लिथोफाइट्स। ये चट्टान पर उगने वाला शैवाल है लिथोफाइट्स। बालू पर उगने वाले पौधे को सेमोफाइट कहते हैं। जो बालू पर उगने वाले पौधे को सेमोफाइट्स कहते हैं। बालू पर उगने वाले पौधे को सेमोफाइट्स। चट्टान पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं। चट्टान पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं। बालू पे उगने वाले पौधे को सेमीफाइट्स कहते हैं। और रेगिस्तान में जो उगने वाले पौधे को एरिमोफाइट्स कहते हैं। रेगिस्तान में उगेगा उसे एरिमोफाइट्स कहते हैं। और दलदल में उगने वाले भूमि पर जो दलदल में पौधे उगते हैं उसे हिलोफाइट्स कहते हैं। और अम्लीय मृदा में जो पौधे उगते हैं उसे ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं। तो याद रखना आपके वो तीन 6 बर्फ पर उगे तो उसे कुछ कहेंगे तो क्रायोफाइट्स। चट्टान पर उगेगा तो लिथोफाइट्स। बालू पर उगेगा तो सेमोफाइट। रेगिस्तान में उगेगा तो एरिमोफाइट्स। रेगिस्तान में पौधा उगेगा तो एरिमोफाइट्स। और दलदल में उगेगा तो हिलोफाइट्स। दलदल में हिलोफाइट। अम्लीय मृदा में उगेगा तो ऑक्जेलोफाइट्स हो जाता है। तो फिर से देखो, बर्फ पर उगेगा तो उसे क्रायोफाइट कहेंगे। चट्टान पर उगेगा तो लिथोफाइट कहेंगे। बालू पर उगेगा तो सेमोफाइट्स कहेंगे। रेगिस्तान पर उगेगा तो एरिमोफाइट्स कहेंगे। और दलदल में उगेगा तो हिलोफाइट्स कहेंगे। और अम्लीय मृदा में उगेगा तो ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं। अम्लीय मृदा में ऑक्जेलोफाइट्स।
दलदल में कहेगा तो हिलोफाइट्स, दलदल में हिलोफाइट, दलदल में हिलोफाइट्स। रेगिस्तान में एरिमोफाइट, रेगिस्तान क्षेत्रों में उगेगा एरिमोफाइट्स। बालू में उगेगा तो सेमोफाइट्स। चट्टान में उगेगा तो लिथोफाइट्स। बर्फ में उगेगा तो क्रायोफाइट्स। बर्फ पर उगेगा तो उसे क्रायोफाइट्स कहेंगे, चट्टान पर लिथोफाइट्स कहेंगे, बालू पर सेमोफाइट्स कहेंगे, बालू पर सेमोफाइट्स। और रेगिस्तान में तो एरिमोफाइट्स हो गए, दलदल में हिलोफाइट्स हो जाए, और अम्लीय मृदा में उगेगा तो ऑक्जिलोफाइट्स हो जाएगा, ऑक्जिलोफाइट्स में हो जाएगा। फिर है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन, और आरबीसी की कहेगा तो 20 से 120 दिन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 8 है। चेहरा में 14, खोपड़ी में कहेगा तो 8 हुआ, चेहरा में 14। पसलियों की जोड़ियाँ कितना होता है, 12 जोड़ा, यानी 24 होता है पसली। खोपड़ी कहेगा तो 8 हुआ, चेहरा में हड्डी कहेगा तो 14 हुआ। मानव शरीर के मांसपेशियों की संख्या 639, क्रोमोसोम की संख्या 46। अब इम्पॉर्टेंट है ये, मानव शरीर में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है, तो कशेरुक कहेगा तो 33 हुआ। कशेरुकी, टोटल कशेरुकी की संख्या कितनी होते हैं, यानी वर्टिब्रेट 33 होता है, यानी 33 वो कशेरुकी की संख्या होता है। मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है, 33 हो। मानव शरीर में रक्त परिवहन में लगा कुल समय, यानी 23 सेकेंड में पूरा बॉडी को क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। पूरा बॉडी में 23 सेकेंड में क्या हो जाता है, टोटल ब्लड टोटल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा 23 सेकेंड में। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में भोजन पचता कहाँ से, मुख से पचता है। मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, छोटी आंत में अवशोषण होगा, छोटी आंत में, ठीक है ना। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कहेगा तो लीवर हो जाएगा। अंग कहेगा तो त्वचा हो जाएगा, ग्लैंड कहेगा तो लीवर हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा है, जो वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, तो फीमर। सबसे छोटी स्टेपीज। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ेगा तो टेंडन कहते हैं, लेकिन अस्थि को जोड़ेगा तो लिगामेंट कहेंगे। यानी इसका ट्रिक है मैट, मांस और अस्थि से जोड़ेगा तो उसे टेंडन कहते हैं, और अस्थि ऑल, इसका ऑल है, यानी अस्थि से जोड़ेगा तो लिगामेंट। अब देखो, और चमड़ा, मांसपेशी और चमड़ा को जोड़ता है, मांसपेशी चमड़ा को जोड़ता है कौन सा टिश्यू, तो एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू है जो मांसपेशी और चमड़ा को जोड़ती है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले रोग के क्वासी-योर्कर एवं मरासमस रोग कहते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले रोग को क्वासी-योर्कर एवं मरासमस कहते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वासी-योर्कर एवं मरासमस रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, और विटामिन डी में की कमी से वयस्कों में होता है, जिसे ऑस्टिमलेशिया कहते हैं। ऑस्टिमलेशिया किसे कहते हैं, जब विटामिन डी की कमी से वयस्क यानी बूढ़े व्यक्ति में हो जाते हैं, उसे ऑस्टिमलेशिया कहते हैं। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग रिकेटस कहते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वासी-योर्कर एवं मरासमस नामक रोग हो जाती है। अब यहाँ से आ जाओ, विटामिन ए। विटामिन ए का खोज कौन किया था, फंक ने किया था। विटामिन ए का खोज फंक ने, विटामिन ए का, विटामिन कहेगा तो फंक, लेकिन विटामिन ए कहेगा तो मैकुलन, विटामिन बी भी कहेगा तो मैकुलन हो जाए। विटामिन सी का होलकट, और विटामिन डी का हॉपकिंस किया था। विटामिन का खोज फंक किया था, विटामिन ए मैकुलन ने, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी हॉलकेट, विटामिन डी हॉपकिंस। अब फिर कह रहा है कि विभिन्न कारकों से उत्पन्न, तो वायरस से कौन कौन रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है। तो वायरस से होता है रोग कौन कौन, तो वायरस से रेबीज हो जाएगा। हेपेटाइटिस भी वायरस होता है, इसमें नहीं दिया हुआ हेपेटाइटिस। देखो, रेबीज हो गया, एड्स हो गया, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरेसमस। क्वासी-योर्कर भी विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन वायरस से कह रहा है ना, तो वायरस से रेबीज वायरस होता है, एड्स वायरस होता है, चेचक वायरस होता है, जुकाम भी वायरस होता है, खसरा भी वायरस होता है, पोलियो भी वायरस होता है, गलसुआ जिसे मम्प्स बोलते हैं, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा भी वायरस होता है, मरेसमस भी क्या होता है, वायरस से। अब आ जाओ बैक्टीरिया से कौन कौन होता है, तो प्लेग हो गया, टीबी हो गया, लिकोडर्मा हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, निमोनिया हो गया, तिपोदिक, डिप्थेरिया।
ये सब बैक्टीरियास होती हैं। प्लेग, टीबी, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया डीपीटी, डिप्थीरिया डिप्थीरिया को कहते हैं डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस। प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा कुछ से बैक्टीरिया से होता है। कुष्ठ रोग भी कुछ से होगा तो बैक्टीरिया से। टीबी बैक्टीरिया से। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से। टिटनस भी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड, टिटनस, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया ये सब किससे होता है? कुष्ठ रोग से। अब प्रोटोजोवस कौन कौन होता है? प्रोटोजोवा से होने वाले रोग को देखते हैं। तो पहला नंबर क्या हो गया? पहला नंबर प्रोटोजोआ से डायरिया होता है। प्रोटोजोआ से डायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया होगा प्रोटोजोआ से। डायरिया, प्लेरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया। डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया ये सब कुछ से प्रोटोजोआ से। निंद्रा रोग, फफूंद, पेचिश रोग, कालाजार, दम्मा। पेचिश रोग, कालाजार हो गया, दम्मा हो गया, फफूंद हो गया, निद्रा रोग, फाइलेरिया, पायरिया, मलेरिया, डायरिया ये सब प्रोटोजोआ के कमी से। सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तंत्रिका तंत्र। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में और आरबीसी के कब्रगाह प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ? अस्थि मज्जा में। आरबीसी के कब्रगाह कहते हैं प्लीहा को। और सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को। अभी इम्पोर्टेंट एस्क है, ये इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉपर के एस कौन कौन है? क्यूप्राइट और मैलेकाइट। क्यूप्राइट और मैलेकाइट किसका एस है? कॉपर का। क्यूप्राइट मैलेकाइट किसका है? इसका कॉपर का। टीन है जो टीन किसका एस है? तो कैसेटेराइट। कैसेटेराइट क्या है? तो टीन का एस है। क्यूप्राइट मैलेकाइट किसका? कॉपर का। क्यूप्राइट मैलेकाइट कॉपर का एस है। टीन कैसेटेराइट का। सीसा किसका एस है? तो गैलेना का। सीसा गैलेना का। सीसा किसका? तो गैलेना का। टीन कैसेटेराइट का है इसके। कैसेटेराइट किसका है इसके? तो गैलेना का। क्यूप्राइट मैलेकाइट ये सब किसका? कॉपर का। क्यूप्राइट मैलेकाइट। और अर्जेंटाइट कहेगा तो अर्जेंटाइट किसका है इसके? सिल्वर का। सिल्वर यानी चांदी का। चांदी का एस कौन है? तो अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट किसका एस है? तो सिल्वर का है। अर्जेंटाइट किसका एस है? तो सिल्वर यानी चांदी का। बॉक्साइट, क्रोलाइट, कुरंडम ये सब किसका एस है? तो बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, कुरंडम हो गया। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कुरंडम ये सब एल्युमिनियम का एस है। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कुरंडम। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कुरंडम एल्युमिनियम का एस है। अर्जेंटाइट सिल्वर का। गलेना सीसा का। क्यूप्राइट और मैलेकाइट किसका है? तो ये कॉपर को हो जाएगा। अर्जेंटाइट किसका है? तो सिल्वर का। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, क्रोंडम ये बॉक्साइट, क्रायोलाइट, क्रोंडम हो जाएगा किसका? एल्युमिनियम का हो जाएगा। किसका? एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम का एस क्या हो जाता है? तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट, क्रोंडम। जिंक का कैलामाइन, जिंकाइट। जिंक का एस कौन कौन है? तो कैलामाइन हो गया, जिंकाइट ये सब जिंक का एस का है। कैलामाइन, जिंकाइट, कैलामाइन, जिंकाइट ये सब जिंक का एस का है। सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट किसका एस का है? लोहा का। सीडेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट किसका एस का है? तो लोहा का एस का है। सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। और ग्रीनोकाइट, कैडमियम का एस का है। ग्रीनोकाइट किसका एस का है? कैडमियम का। क्रोमाइट किसका है? क्रोमियम का। और कैल्वेराइट किसका एस है? कैल्वेराइट हो जाएगा सोना का। कैल्वेराइट सोना। कैल्वेराइट किसका एस है? सोना का। कैल्वेराइट। क्रोमाइट क्रोमियम का। ग्रीनोकाइट कैडमियम का। सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये लोहा का। कैलामाइन, जिंकाइट जिंक का। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कुरंडम एल्युमिनियम का। अर्जेंटाइट किसका? सिल्वर का। सीसा किसका? ग्लेना का। टीन किसका? कैसेटेराइट का। क्यूप्राइट मैलेकाइट किसका है? तो कॉपर का। क्यूप्राइट मैलेकाइट कॉपर का। टीन कैसेटे का। सीसा गलेना का इसका। सिल्वर का इसके अर्जेंटाइट है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, क्रोलाइट, क्रोंडम है। जिंक का कैलामाइन, जिंकाइट ये सब जिंक का। सीडराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लोहा का है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का। क्रोमाइट क्रोमियम का। कैल्वेराइट सोना का। त्रिक नियम प्रतिपादन किसने किया था? डोबरेवर ने किया था। डोबरे रेनर ने। और अष्टक का नियम प्रतिपादन कौन किया था? न्यूलैंड ने। त्रिक नियम डोबरे रेनर। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स। अष्टक का नियम कौन दिया था? न्यूलैंड्स दिया था। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने। डोबरे रेनर का ट्रिक किसने दिया था? तो त्रिक ने दिया था। किसने? त्रिक का नियम कौन दिया था? डोबरे रेनर ने। न्यूटन अष्टक के न्यूलैंड्स ने।
अष्टक का नियम कौन दिया था? द न्यूलैंड्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये डबल स्टार। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1965 में। ये सब तो बता दिए। वही ज्ञानपीठ मिला था 1965 में, पढ़ लिए। ये भी ऐसा पूर्णा देवी। और हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंदन पंत 1969 में। उर्दू भाषा के लिए फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। संस्कृत भाषा के लिए सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था संस्कृत भाषा में। और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था अमिताभ घोष को दिया गया था 2018 में। अब यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब, टोटल का टोटल। भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो 1927 में। कहेगा भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रारंभ कब हुआ था? तो 1927 में भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण का प्रारंभ किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो 1936 में। पहली बार रेडियो प्रसारण 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो 1936 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1880 में। मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1880 में। मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ 1880 में। मनी ऑर्डर सेवा 1880। मनी ऑर्डर 1880। एसटीडी सेवा कब शुरुआत हुआ भारत में? 1960 में। एसटीडी सेवा 1960 में। एसटीडी कहेगा तो 1960 में। मनी ऑर्डर कहेगा तो 1880 में। ऑल इंडिया रेडियो कहेगा तो 1936 में। और पहली बार प्रसारण रेडियो 1927 में। एसटीडी कहेगा तो 1960 में। मनी ऑर्डर 1880 में। मनी ऑर्डर सेवा भारत में 1880। एसटीडी 1960 में। पिन कोड सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 1972 में। पिन कोड सेवा कहेगा तो 1972 में। पिन कोड सेवा 1972 में। स्पीड पोस्ट कहेगा तो 1986 में। मनी ऑर्डर 1880। एसटीडी 1960। पिन कोड 1972। स्पीड पोस्ट 1986। टेलीविज़न 1959। डायरेक्ट टू होम सेवा शुरुआत किया गया था और 2004 में। एमएनपी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एमएनपी कब आया था? 2011 में। डायरेक्ट टू होम सेवा सर्विस 2004 में। एमएनपी 2011 में। टेलीविज़न 1959 में। और स्पीड पोस्ट 1986 में। पिन कोड 1972 में। एसटीडी 1960 में। मनी ऑर्डर 1880। एसटीडी 1960। पिन कोड 1972। स्पीड पोस्ट 1986। टेलीविज़न का 1959। डायरेक्ट टू होम सर्विस 2004 में। एमएनपी 2011। इसी के साथ सेवा समाप्त होता है। 1.62 GB